हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रिंसिपल एंड स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। छात्रों, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि कृषि विस्तार के सिद्धांत और कार्यक्रम विकास के चरण क्या क्या हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया पिछली जो है क्लास में कि अगर हम किसी भी किसान के आय में अगर वृद्धि करें, उसके उत्पादन में अगर वृद्धि करें, तो वहाँ पे हमें कई ऐसी जो है बिंदुओं पर, चरणों पर विशेष ध्यान रखकर जो है हम अपने फसल की अगर खेती अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें वहाँ पे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा छात्रों, आय भी हमारी जो है वृद्धि करेगी और हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण के सोच में, हमारे कौशल में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन आएगा वो किन पहलुओं के अंतर्गत आएगा? वह है नई तकनीक, नई संसाधनों का उपयोग करके, आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करके आप सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में छात्रों जो है आप लोग को इन्हीं सब जो है चरणों पर आप लोगों से हम बात करेंगे और आपको इसी पर हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है कृषि विस्तार का उद्देश्य किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान की जागरूकता होनी चाहिए, नई तकनीक तक उनके तक लाने तक जागरूकता होनी चाहिए और आधुनिक कृषि पद्धतियों को पहुंचाना ही हमारी अहम भूमिका होती है विस्तार शिक्षा का। छात्रों, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का इनकी जो एक मतलब कहने का अर्थ हमारा यह है कि अगर हम इन जो है पद्धतियों को अपनाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो उत्पादन क्षमता है वह लगातार जो है बढ़ती चली जाएगी। तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है और आय में वृद्धि जो है लगातार होती चली जाएगी। यह केवल सूचना देने की प्रक्रिया नहीं होती छात्रों, किसानों के व्यवहार, सोच और कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो है ज्ञान को अर्जन करते हैं और उससे हम जागरूक होते हैं और उन पद्धतियों को हम अपनाते हैं जो अपने कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बना के उसे हम जो है अपने खेतों में प्लानिंग करेंगे किसी फसल को उगाने के लिए या किसी कार्यक्रम को प्रशिक्षण को देने में जो है ग्रामीण समुदायों को देने में हमें इस तरीके की योजना को बनाकर चलना पड़ेगा। तभी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तभी हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद कृषि विस्तार के सिद्धांत आता है छात्रों, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन है या एक्सटेंशन एजुकेशन है वह भी हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके ज्ञान के हम जागरूक कैसे होंगे, किन तकनीकों को हमें अपनाना है और उसका उपयोग कैसे करना है, ये सारी बातें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कृषि विस्तार का कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है छात्रों। पहला जो पॉइंट है, आवश्यकता आधारित हमारा सिद्धांत, मतलब नीड्स बेस्ड जो है प्रिंसिपल्स जो है। ठीक है,
तो कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ठीक है, तो उनकी सफलता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि किसानों के पास ऐसी कई समस्याएं होती हैं जिसे हम निस्तारण करने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो जहाँ पे अगर हम तकनीकी जो है आधुनिक संयंत्रों का, आधुनिक यंत्रों का अगर उपयोग करते हैं तो ज़्यादातर हमारे किसानों की जो समस्याएं होती हैं उसका निदान हो जाता है। अगर निदान होता है तो निदान होने के बाद अब जो फसल में हम उस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो वह फसल हमारा सुरक्षित भी रहेगा, संरक्षित भी रहेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसका विकास भी अच्छा होगा। अगर पौधे का संपूर्ण विकास होता है तो उत्पादन, छात्रों आप अच्छी तरीके भली बात समझते हैं कि उत्पादन हमारा लगातार वृद्धि करेगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद सहभागिता का सिद्धांत, छात्रों जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन जो है, किस तरीके लोग किसानों के सहभागिता करके जो है खेती करने में कई ऐसे यंत्रों का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ किसानों के पास कुछ यंत्र नहीं पाए जाते, कुछ किसानों के पास वह यंत्र पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सहभागिता किया जाता है कि आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो किसानों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदारी बनाना चाहिए। उनकी सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनता है छात्रों, ठीक है। फिर आता है सीखने का सिद्धांत, ठीक है। सीखने का सिद्धांत हमारा क्या सिखलाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग जो है, मतलब सीखना करके सीखना ही हमारी सबसे बड़ी जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप किसी कार्य में लिप्त नहीं होंगे, किसी कार्यक्रम में आप सहभागिता नहीं दर्ज करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का ज्ञान, आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे सीखने का जो सिद्धांत है, किसान नई तकनीकों को तब बेहतर सीखते हैं जब वे उन्हें स्वयं करके देखते हैं, जैसे प्रदर्शन विधि जो है। क्योंकि अगर जो है छात्रों किसी भी संयंत्र का या कोई भी यंत्र अगर नया आया है किसानों के लिए फसलों में उपयोग करने के लिए जो है, तो वहाँ पे हमें पहली जो विधि अपनानी पड़ेगी वो प्रदर्शन विधि को अपनानी पड़ेगी, जिसे हम डिमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स कहते हैं। तो वहाँ पे हम उस यंत्र का पहले प्रदर्शन करेंगे, उस यंत्र का पहले उपयोग करेंगे, उसका पहले हम आकलन करेंगे कि उसमें हमें प्रॉफिट है, लाभ है कि हानि है। तो इस तरीके हम अपनी चीज़ों को या संयंत्रों के, आधुनिक यंत्रों को, तकनीकी चीज़ों को सीखने में पहले हम सीखेंगे, तब हम उससे जो है कोई कार्य को करने में सफल पाए जाएंगे छात्रों। फिर उसके बाद स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूपता, लोकल एडाप्टेबिलिटी जो है, मतलब जो हमारे स्थानीय लोग होते हैं वह किस तरीके भागीदारी को अपना दर्द जो है किसानों के समक्ष करते हैं। वह है प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी जो हमारे स्थानीय परिस्थितियों के जो है अनुरूपता की जो है सक्रियता के ओर जो है अपना कार्य करते हैं। तो वहाँ पे मिट्टी, जलवायु और संसाधन अलग होते हैं। तकनीकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। फिर आता है सरल और स्पष्ट संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, एक दूसरे से इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संपर्क करना। तो उसके कई ऐसे संसाधन उपयोग किए जाते हैं, जैसे संदेश सरल भाषा में और किसानों की समझ के अनुसार होना चाहिए। संचार के साधन जैसे रेडियो आपका है, टीवी है, मोबाइल है, किसान मेलों का प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ पे किसान भाई अपना जाके वहाँ पे कई ऐसी चीज़ों की जानकारी जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं।
जो अपनी फसल में उसको उपयोग करके अपनी उत्पादन को लगातार बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल्स जो है। कृषि विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। एक बार प्रशिक्षण देने से ही बदलाव नहीं आता है, बल्कि लगातार मार्गदर्शन आवश्यक होता है। जैसा कि छात्रों हम बतलाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का प्रदर्शन विधि के माध्यम से अगर किसी भी संयंत्र का या किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले डेमोक्रेसी मतलब वहाँ पे प्रदर्शन विधि को अपनाकर हम उसे पहले उपयोग में लाकर उसके कार्य को, उसके कार्यक्रम की प्रगति को, सक्रियता को हम वहाँ पे देखेंगे किस तरीके जो है यह निरंतर जो है लगातार यह कार्य कर सकता है और कितने टाइम तक यह कर सकता है, तो वहाँ कितना बदलाव हो रहा है, ये आपको जो है निरंतरता के सिद्धांत से ही आपको पता चल सकता है। फिर उसके बाद मूल्यांकन का सिद्धांत आता है छात्रों, इवैल्यूएशन प्रिंसिपल जो है। अगर हम कोई भी प्रशिक्षण दे रहे हैं या शिक्षण कर रहे हैं छात्रों, तो वहाँ पे हमें मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। तुम कार्यक्रम की सफलता का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए ताकि उसमें अगर कोई त्रुटियां हों, अगर कोई गलती हो तो उसे हम सुधार करके जो है उसे पुनः जो है अच्छे तरीके से हम प्रदर्शन कर सकते हैं और करके उपयोग में ला सकते हैं। फिर उसके बाद नेतृत्व का विकास है छात्रों जो है, ठीक है। नेतृत्व का विकास क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट जो है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि हमारे जो किसान भाई हैं वह गांव में उनको सही तकनीक की जानकारी नहीं होती है और सही संयंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, आधुनिक यंत्रों का वहाँ पे अभाव रहता है। तो उसके लिए हमें गांव के प्रगतिशील किसानों को नेतृत्व के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि वे अन्य किसानों को लगातार प्रेरित करते रहें कि आपको ऐसे नहीं ऐसे आपको करना है, इस विधि को अपनाना है। फिर आता है समन्वय, ठीक है छात्रों। समन्वय कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल जो है। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पे हमें कुछ अच्छे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है तो उसके लिए हमें समन्वय करना, उनसे संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे सरकारी संस्था हैं, गैर सरकारी हैं, निजी क्षेत्र के बीच आप समन्वय जरूरी है, संपर्क जरूरी है, तभी आप अच्छी चीज़ों को जो है उपलब्ध कर सकते हैं और आप अपनी जो है फसल के उत्पादन में या फसल के कृषि कार्यों में आप उसका आधुनिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है छात्रों सांस्कृतिक संवेदनशीलता जो है, कल्चरल सेंसिटिविटी जो है। यह किस तरीके कार्य करता है? किसानों की परंपराओं, मान्यताओं और सामाजिक संरचना का सम्मान करना चाहिए। फिर इसके बाद कृषि विस्तार कार्यक्रम विकास के चरण हैं, स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलपमेंट छात्रों जो है। यह कैसे किस तरीके चरणों में अपना कार्य करता है छात्रों? तो कृषि विस्तार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। इसके प्रमुख चरण जो है निम्नलिखित हैं छात्रों। पहला चरण आपका है स्थिति विश्लेषण, सिचुएशन एनालिसिस जो है छात्रों। तो इस चरण में क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है, किसानों की समस्याएं को सुनना चाहिए, उनका निस्तारण करना चाहिए, संसाधनों का उपलब्धता, वहाँ पे कितने संसाधन उपलब्ध हैं और किसान भाई कितने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या जानकारी सर्वेक्षण करना, साक्षात्कार करना और समूह चर्चा के माध्यम से आप उसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद समस्याओं की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है। समस्याओं की आप पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए सभी समस्याओं में से प्रमुख समस्याओं को चुना जाता है, जैसे कम उत्पादन, कीट की समस्या, सिंचाई की कमी आदि।
तो उसमें समस्याओं की जो प्रमुख समस्या है उसको पहले चयन करेंगे, ठीक है, उसका सिलेक्शन करेंगे। जो पहला आप करेंगे प्राथमिकता निर्धारण जो है, सेटिंग प्रियोरिटीज जो है, ठीक है। तो संसाधनों का सीमितता के कारण सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव नहीं होता है, इसके लिए प्राथमिकता तय की जाती है छात्रों। उद्देश्य का निर्धारण, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो है, पहले आप उद्देश्य को स्पष्ट करिए, मापनीय समस्याबद्ध होनी चाहिए। उदाहरण, 1 वर्ष में गेहूं की उत्पादकता में 20% की वृद्धि करना जो है, यह भी उत्पादकता का एक गुणवत्ता है, जहां पे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे गेहूं में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर आता है कार्यक्रम योजना, प्रोग्राम प्लानिंग कैसे करेंगे। इस चरण में यह तय किया जाता है कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, कब और कैसे होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार होगा, जैसे प्रशिक्षण करना, प्रदर्शन करना, फील्ड विजिट करना, ठीक है। संसाधनों की व्यवस्था, रिसोर्स ऑफ एलोकेशन जो है कि वहां पे किन किन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। तो कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। पहला वित्तीय संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा तकनीकी संसाधन। वित्तीय संसाधन का मतलब है कि पैसा आपके पास होना चाहिए। मानव संसाधन, मानवों के द्वारा उस संसाधन का उपयोग करने की। तकनीकी संसाधन, नई नई तकनीकों का उपयोग करना। क्रियान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, यह किस तरीके आप करेंगे, योजना के अनुसार कार्यक्रम को लागू किया जाता है। फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसानों को नई तकनीकों का प्रदर्शन को सिखाया जाता है। निगरानी कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य सही दिशा में चल रहा है कि उसमें कुछ त्रुटियां पाई जा रही हैं। तो इस वजह से लगातार इसका निगरानी किया जाता है कार्यक्रम का। मूल्यांकन, कार्यक्रम के अंत में यह देखा जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, क्या समस्याएं आई, इसको कैसे दूर किया जाएगा, तभी आप उसका मूल्यांकन करके पता कर सकते हैं। किसानों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। पुनरावलोकन और सुधार करना, फीडबैक और रिवीजन जो है। मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के कार्यक्रमों में हम लगातार सुधार किया जा सकता है। जब आप किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वयन करते हैं तो उसमें कई ऐसे मॉनिटरिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें आप उसको निगरानी रखेंगे और कहाँ पे कमियां हो रही हैं तो उसे सुधार कर जो अगला कार्यक्रम अगर आप जो है करेंगे तो उसको सुधार कर आप और अच्छे से उस कार्यक्रम को किसानों तक प्रस्तुत करेंगे छात्रों, और उन्हें जागरूक बनाएंगे और उन्हें सकारात्मक परिवर्तन में लाकर नई तकनीकों का उपयोग करना, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।